माँ शारदे को नमन करता हुआ आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इससे पूर्व भारतेंदु युग का अध्ययन किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में आपके आधुनिक काल में से 16 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस वीडियो में 16 ही नहीं, आपके 20 अंकों के प्रश्न कवर हो सकते हैं। जैसे आपको 16 अंकों के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं और एक 4 अंकों का या कई बार उसे 2 अंकों का, 4 या 2 यानी कई बार उसका अंक बार 4 भी हो जाता है। किसी साहित्यकार का, किसी कवि का परिचय पूछा जाता है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपके कवर होने वाला है। क्योंकि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रयोगवादी युग, इन सभी में हमने उन्हीं कवियों को शामिल किया है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जिनकी कविताएं संकलित की गई है। अतः आज हम इन प्रश्नों का उत्तर प्रभावशाली शैली में देने के लिए आइए शुरू करते हैं द्विवेदी युग और छायावादी युग। आशा करता हूं कि आपकी सफलता को और अधिक निखारने में ये वीडियो मददगार होगा। वंदे मातरम के साथ शुरू करते हैं द्विवेदी युग, छायावादी युग। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक काल का दूसरा लेसन, जिसमें आज हम द्विवेदी युग और छायावादी युग के बारे में पढ़ेंगे। द्विवेदी युग जो कि 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है। इसके परिचय के संबंध में यदि देखा जाए तो जागरण सुधार काल के नाम से विख्यात द्विवेदी युग हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति और रूढ़ियों से स्वच्छंदता के द्वार पर लाकर खड़ा करने वाले 20वीं सदी के पथ प्रदर्शक, विचारक और साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया। तो इस युग का जो नाम है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही इस युग को द्विवेदी युग है वो जाना जाता है। इस युग में अंग्रेजी राज्य की जो अहितकर नीति थी उनका विरोध किया गया। भारतेंदुकालीन साहित्यकार जहां भारत दुर्दशा पर दुख प्रकट करके रह गया था, वहीं विविध जो द्विवेदी कालीन मनीषियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा दी, उन्हें आत्मोत्सर्ग और बलिदान का मार्ग दिखाया। 19वीं शताब्दी के अंत तक हवा बदलने लगी। भारतीय जनता को भक्ति और श्रृंगार जैसे विषय बेस्वाद प्रतीत होने लगे तथा समस्या पूर्ति और नीरस तुकबंदियों का आकर्षण फीका पड़ने लगा। इसी समय में सुयोग्य एवं उच्च आकांक्षाओं के पारखी साहित्य के दिशा निर्देशक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने सर्वप्रथम जून 1900 में सरस्वती पत्रिका में अपनी कविता हे कविते, यहाँ पर हे कविता लिखा हुआ है, जो वो कविता उसका नाम था हे कविते, शीर्षक से प्रकाशित की और 1903 में आचार्य द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। द्विवेदी युग, प्रत्येक युग की हमें विशेषताएं देखनी होती है। जैसे भारतेंदु युग की विशेषताएं पढ़ी, इसी प्रकार द्विवेदी युग की जो प्रथम विशेषता है वो है राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता द्विवेदी युग की प्रमुख धारा थी। इस युग की कविताओं का मुख्य स्वर ही राष्ट्रीयता था। इन कवियों ने पराधीनता को अभिशाप बताया और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति एवं आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा दी। इस युग में जैसे मैथिली शरणगुप्त ने लिखा है कि धरती हिलाकर नींद भगा दें, वज्रनाथ से योग जगा दें। जैसे देशवासियों को प्रेरित करने के लिए गुप्त जी ने भारत भारती की रचना 1912 में की थी। दूसरी इसकी विशेषता है सामान्य मानवता। पूर्व युगों में कवि ईश्वर, अवतार, राजा, सामंत, नायक नायिकाओं के सौंदर्य वर्णन तक सिमट कर रह गया था, परंतु द्विवेदी युग की कलम ने जन सामान्य को जगह दी थी। यानी पहले
जैसे रीतिकाल को ले लिया जाए, रीतिकाल में या भक्ति काल में जैसे ईश्वर की आराधनाएं की गई, रीतिकाल में राजा महाराजाओं की प्रशंसाएं की गई, उन्हें लुभाने के लिए श्रृंगार प्रदान काव्य लिखे गए। उन सभी से हट करके और आधुनिक काल में, आधुनिक काल के की कविताओं का जो विषय था वो था आमजन या जन सामान्य। तो जन सामान्य को जगह दी गई। मानव मात्र के सुख दुख और परिस्थितियों का वर्णन काव्य में सहज और सुंदर ढंग से किया गया। इस युग में दीनहीन किसान, विधवा, मजदूर, नारी पीड़ा का मार्मिक चित्रण इनके काव्य में किया गया है। जैसे देखिए द्विवेदी युग की जो प्रसिद्ध काव्य हैं उसमें किसान एक कविता है जो मैथिली शरणगुप्त द्वारा लिखी गई है 1917 में, और अनाथ एक कविता है जो उन्हीं के भाई सियाराम शरणगुप्त द्वारा 1917 में लिखी गई है। तीसरी इसकी विशेषता है नीति और आदर्श। तीसरी विशेषता है नीति और आदर्श। द्विवेदी युगीन काव्य नीति और आदर्श से भरपूर था और इस युग में इतिहास पुराणों से लिए गए कथा प्रसंगों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रबंध काव्य लिखे गए हैं। यानी उनके विषय तो इतिहास पुराणों से लिए गए हैं, लेकिन उन्हें जोड़ा गया है वर्तमान समय से, वर्तमान समय की परिस्थितियों से उन्हें जोड़ करके काव्य की रचना की गई है। असत्य पर सत्य की विजय दर्शाई गई है। और इस युग के काव्य की एक विशेषताएं जैसे स्वार्थ त्याग, कर्तव्य पालन, आत्मगौरव जैसे उच्च आदर्शों की प्रेरणा इसमें दी गई है। जैसे इस युग में नीति और आदर्श से संबंधित यदि हम काव्य देखा जाए तो जैसे प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के द्वारा लिखा गया, गांधी गौरव गोकुल चंद शर्मा के द्वारा लिखा गया, साकेत जो कि इस युग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ या महाकाव्य था वो लिखा गया मैथिली शरणगुप्त द्वारा, मिलन जो काव्य है उसकी रचना की गई रामनरेश त्रिपाठी द्वारा। इन कार्यों में प्रेम का भी आदर्श रूप देखा जा सकता है। इन सभी में प्रेम का आदर्श रूप भी हम देख सकते हैं। चौथी इसकी विशेषता है वर्ण्य विषय का क्षेत्र विस्तार। यानी उन्होंने जिस विषय का वर्णन किया उस विषय का क्षेत्र कहाँ तक था, उनका विस्तार कहाँ तक था। तो इस युग में कवि लेखकों ने नायिका भेद को छोड़ करके, जो रीतिकाल में नायिका भेद की रचनाएं सर्वाधिक हुई थी, उन्हें छोड़ करके नूतन विषयों पर काव्य लिखा गया। इस युग में जीवन और जगत के सभी दृश्य और पदार्थ कविता के विषय बनने लगे। जीवन जगत के सभी दृश्य और पदार्थ और साधारण विषयों पर कविताएं लिखी गई। इस युग में परोपकार है, कृषक है, प्रणय है, ईर्ष्या है, कलयुगी साधु है, सुखमय जीवन है, ये इस युग की कविताओं के विषय थे। प्रकृति भी स्वतंत्र रूप से काव्य का विषय बनी थी। इस युग में प्रकृति को भी काव्य में स्थान दिया गया था। जैसे प्रिय प्रवास में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने जो पंक्तियां लिखी थी, इसमें प्रकृति वर्णन इस प्रकार है। तो प्रिय प्रवास में हरियोध जी लिखते हैं कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी युगवल्लभ की प्रभा। इसकी पांचवी विशेषता जो है वो है हास्य व्यंग्य काव्य। हास्य व्यंग्य काव्य की रचनाएं वैसे हर काल में हर युग में की गई है, लेकिन द्विवेदी युग में जो हास्य व्यंग्य काव्य लिखा गया उसके बारे में देखें तो इस युग में संयत और मर्यादित हास्य व्यंग्य काव्य की रचनाएं लिखी गई है। हास्य व्यंग्य का जो विषय था वो भी था राजनीतिक शोषण, सामाजिक कुरीतियां, धार्मिक आडंबर, विदेशी अंधानुकरण और व्यभिचार जैसे विषयों पर लिखा गया। इस युग की हास्य व्यंग्य रचनाएं जैसे आजकल का सुख, गर्भ रंडा रहस्य, ये दो रचनाएं जो है वो नाथुराम शर्मा शंकर द्वारा लिखी गई। और इस युग में ईश्वरी प्रसाद और जगन्नाथ प्रसाद जो थे वो इस युग के प्रमुख हास्य व्यंग्यकार थे। अब प्रत्येक जैसे काल में से, प्रत्येक युग में से कवियों का नाम पूछा जा सकता है कि प्रमुख कवि कौन कौन से हैं।
तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि वो है मैथिली शरणगुप्त, हरिऔध यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामचंद्र शुक्ल, रामनरेश त्रिपाठी, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे और गिरधर शर्मा। ये इस युग के प्रमुख कवि थे। अब हमें पढ़ना है प्रमुख कवियों का परिचय। तो आपको कम से कम प्रत्येक काल में से 4 कवियों का परिचय याद होना चाहिए। 4 कवियों का परिचय तो हम बिल्कुल शॉर्ट में, यानी इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में, शॉर्ट एंड स्वीट यानी संक्षेप में सब कुछ आ जाना चाहिए। और उसी प्रकार के द्विवेदी युग के 4 कवियों का परिचय अपन पढ़ते हैं। और पहला जो प्रमुख कवि है महावीर प्रसाद द्विवेदी है, उन्हीं के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि 1864 से लेकर के और 1938 ईस्वी तक यानी उनका समय रहा था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली के दौलतपुर नामक ग्राम में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में प्राप्त की। उसके पश्चात अपने पिता के साथ मुंबई चले गए, जहां उन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी का ज्ञान भी प्राप्त किया। कहाँ से? मुंबई से। इन्होंने बांग्ला और फारसी का भी अध्ययन किया था। बांग्ला और फारसी का अध्ययन भी इन्होंने किया। और साहित्य साधना तो द्विवेदी जी जब रेलवे में नौकरी कर रहे थे तब भी किया करते थे, परंतु कुछ समय पश्चात नौकरी छोड़ करके पूर्णतः साहित्य साधना में जुट गए थे। और 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बन गए और 1920 ईस्वी तक बड़े लगन और परिश्रम से काम करते रहे। इनके द्वारा लिखित, मौलिक और अनुदित गद्य पद्य रचनाएं 80 के लगभग है, यानी गद्य और पद्य सारी रचनाएं मिला करके। और इनकी जो रचनाएं हैं वो कितनी है? 80 रचनाएं हैं। इनके द्वारा लिखित काव्य में जैसे मंजूषा, सुमन जो 1923 में लिखी गई, अबला विलाप, गंगा लहरी, ये इनके प्रमुख रचनाएं थी। तो ये था द्विवेदी जी का परिचय। इस युग के दूसरे जो महत्वपूर्ण महापुरुष, लेखक, कवि, उपन्यासकार जो थे वो थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनका समय 1865 से लेकर के और 1947 ईस्वी तक था। द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि, उपन्यासकार, आलोचक और इतिहासकार श्री हरिऔध का जन्म निजामाबाद जिला आजमगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने उर्दू, फारसी, संस्कृत का ज्ञान घर पर ही अर्जित किया। सर्वप्रथम निजामाबाद में अध्यापक बने, उसके पश्चात कानूनगो बने और 1923 ईस्वी में सरकारी सेवा से अवकाश ग्रहण करने के बाद उन्होंने शेष जीवन साहित्य सेवा में अर्पित कर दिया। अब इनके काव्य ग्रंथों में देखा जाए, प्रिय प्रवास इन्होंने 1914 में लिखी, पद्म प्रसून जो है उन्होंने 1925 में लिखी, चुभते चौपदे और चोखे चौपदे जो 1932 में लिखे गए, वैदेही वनवास उन्होंने 1940 में लिखी। इस प्रकार देखा जाए तो हरिऔध जी ने ब्रज और खड़ी बोली दोनों में रचनाएं लिखी है। ब्रज में भी लिखा है और खड़ी बोली में भी लिखा है। जैसे एक रसकलश इनकी रचना है जो ब्रज में लिखी गई है, तो प्रिय प्रवास महाकाव्य जो है वो खड़ी बोली में लिखा गया है। प्रिय प्रवास पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित भी किया गया है। मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है इनको इस महाकाव्य पर, प्रिय प्रवास पर। जैसे प्रिय प्रवास का एक अंश देखिए। प्रिय प्रवास में इन्होंने लिखा है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। तो ये था दूसरा कवि जो महत्वपूर्ण था, हरिऔध। और इसके बाद तीसरा जो द्विवेदी युग का प्रमुख कवि है वो है गैया प्रसाद शुक्ल सनई।
और स्नेही जी जो है वो 1883 से लेकर के 1972 तक इनका समय रहा, यानी 1883 में जन्म हुआ और 1972 में इनका देहांत हो गया। राष्ट्रीय काव्य के रचनाकार स्नेही का जन्म उन्नाव जिला हड़हा ग्राम में हुआ। हिंदी उर्दू पर समान अधिकार रखने वाले इस महाकवि ने प्राचीन और नवीन दोनों शैलियों में रचनाएं की है। प्राचीन शैली में भी की है और नवीन शैली में भी की है। खड़ी बोली में कवित सवैया छंद लिखने में सबसे माहिर थे गैया प्रसाद शुक्ल स्नेही। उन्होंने तत्कालीन भारत के लिए राष्ट्रीय आंदोलन, प्रणय गीत और बलिदान के गीत लिखे हैं। इनके काव्य का विषय जो है वो मुख्य रूप से क्या था? आर्थिक विषमता है, पराधीनता है, अस्पृश्यता है, ये इनके प्रमुख विषय रहे हैं। और इनकी रचनाएं कृषि क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा और त्रिशूल तरंग। इन्होंने सुकवि नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। सुकवि जो पत्रिका थी उसका संपादन भी इन्होंने किया था। द्विवेदी युग के चौथे जो महत्वपूर्ण कवि थे जिनको हम राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया वो थे मैथिली शरणगुप्त। मैथिली शरणगुप्त जो कि 1886 से लेकर के और 1964 तक, 1886 से 1964 तक उनका समय रहा। 1886 में जन्म और 1964 में उनका देहांत हो गया। परिचय में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में जन्मे सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त ने राष्ट्र को समर्पित होकर काव्य रचनाएं लिखी है। इनके द्वारा विरचित प्रथम पुस्तक रंग में भंग जो कि 1909 में प्रकाशित हुई और 1912 में उनके द्वारा लिखित काव्य भारत भारती जो रचना थी वो प्रकाशित हुई और इसी के फलस्वरूप उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया। तो ऐसी कौन सी कृति थी जिससे मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया? तो वो रचना थी भारत भारती जो कि 1912 में लिखी गई थी। गुप्त जी प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता से समझने और प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वैसे देखा जाए तो साकेत जो है वो दूसरा महाकाव्य है जो रामचरितमानस के बाद लिखा गया है। राम काव्य जो है वो दूसरा है साकेत जो कि रामचरितमानस के बाद लिखा गया। इसने 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्यों की रचनाएं की है। 2 तो महाकाव्य लिखे और 19 खंड काव्यों की रचनाएं इन्होंने की है। गुप्त जी की रचनाएं जैसे इन्होंने लिखी है जयद्रथ वध 1910 में, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925 में, साकेत 1931 में और यशोधरा 1932 में। यशोधरा में से एक कविता आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है जिसका नाम है सखी वे मुझसे कहकर जाते। उसमें एक जगह गुप्त जी लिखते हैं और वो नारी की विशेषता के बारे में लिखते हैं। यशोधरा अपने पति से कहती है कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। बहुत ही सुंदर पंक्तियां और नारी विशेषता के जो सारे गुण हैं वो इन्हीं पंक्तियों में समाहित है। तो इससे अधिक पंक्तियां कुछ नहीं हो सकती। इनके द्वारा प्रकृति का वर्णन भी किया गया है। जैसे इन्होंने लिखा है कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष वन सिंहासन है। तो ये प्रकृति वर्णन भी इन्होंने किया है। ये था द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बाद में एक महत्वपूर्ण युग आया था जो कि लगभग 20 साल था और वो था छायावादी युग। छायावादी युग जो है वो चला था 1918 से 1938 ईस्वी तक। अब छायावाद के बारे में हम पढ़ें। छायावाद क्या है? छायावाद का सामान्य अर्थ और परिभाषा छायावाद शब्द के अर्थ को लेकर आलोचना जगत में मतभेद रहा है। सामान्य अर्थ और छायावाद की परिभाषाओं के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मत ऐक्य नहीं है, वो अलग अलग अपनी अपनी परिभाषाएं देते हैं।
छायावाद शब्द प्रत्यक्ष किसी ऐसे अर्थ का बोध नहीं कराता है जिससे इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। छायावाद के अर्थ को समझने के लिए हमें इसकी काव्यगत विशेषताओं के अतिरिक्त विभिन्न विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है उनका अध्ययन करना होगा। तो सबसे पहले जो परिभाषा दी गई वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी साहित्य में उनका अन्यतम स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि छायावाद के बारे में लिखते हैं कि छायावाद एक विशेष शैली है जिसमें लाक्षणिकता, मूर्तिमता, प्रतीक विधान, विरोध, चमत्कार, मानवीकरण और अन्योक्ति पर बल दिया गया है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जिन्होंने छायावाद की बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है कि जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। ये लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र ने क्या लिखा है? डॉक्टर नगेंद्र जिन्होंने लिखा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यानी इससे पहले स्थूल का वर्णन होता था, मनुष्य के शरीर की सुंदरता का वर्णन होता था, लेकिन अब अध्यात्म की ओर साहित्य चला गया, कविताएं चली गई और एक आत्मा से प्रकृति को जोड़ा गया, ईश्वर को जोड़ा गया और वर्तमान परिप्रेक्ष्य का वर्णन है वो भी अध्यात्म के बल पर किया गया, यानी सूक्ष्म जो विवेचन है वो किया गया। और वो ये कहते हैं कि वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण है। तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण है। इसके आगे गंगा प्रसाद पांडे छायावाद के बारे में कहते हैं कि छायावाद वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। वस्तुवाद और रहस्यवाद इनके बीच की कड़ी है, वो है छायावाद। तो ये परिभाषाएं जो अपन ने पढ़ी, इन परिभाषाओं को पढ़ने के पश्चात ये कहा जा सकता है कि छायावाद सूक्ष्म और चेतन शिल्प में बंधा एक काव्य प्रवाह है। छायावाद सूक्ष्म और चेतन शिल्प में बंधा एक काव्य प्रवाह है जिसमें जीवन की बाह्य शक्तियों की अपेक्षा भीतरी और सूक्ष्म शक्तियों का उद्घाटन किया गया है। यानी इसका अर्थ यह है कि कवियों को स्थूल जगत से जब निराशा हो गई थी, प्रेम और सौंदर्य की भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए बाहरी क्षेत्र में जब उन्हें कोई क्षेत्र नहीं मिला था, तब उन्होंने आंतरिक क्षेत्र में अपनी अभिव्यक्ति ढूंढी, आंतरिक क्षेत्र में अपनी अभिव्यक्ति ढूंढने लगे और जिससे एक नई काव्यधारा का जन्म हुआ उसे छायावाद नाम दिया गया। यानी जब कवियों को स्थूल जगत के चित्रण से निराशा होने लगी तथा उनकी प्रेम और सौंदर्य की भावनाओं को अपनी अभिव्यक्ति का क्षेत्र बाहर नहीं मिला, तो वे आंतरिक क्षेत्र में अपनी अभिव्यक्ति ढूंढने लगे, जिससे काव्य की नई धारा अस्तित्व में आई, जिसे छायावाद नाम दिया गया। छायावाद की भी अपनी प्रत्येक युग की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। द्विवेदी युग की विशेषताओं की तरह छायावाद की विशेषताएं जो है, उनमें पहली विशेषता है इसकी कि छायावाद जो है वो वैयक्तिक और प्रकृति के प्रति नूतन दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है छायावाद में। दूसरी इसकी विशेषता है कि नारी के प्रति पूज्य दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है। नारी के प्रति पूज्य दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है। छायावाद में कल्पना, निराशा, अवसाद और वेदना को विशेष महत्व दिया गया है। छायावाद में ये विशेषताएं हैं, कल्पना, निराशा, अवसाद और वेदना। जैसे महादेवी का जो काव्य है उसमें अवसाद, वेदना, निराशा, कल्पना, इन सभी के दर्शन किए जा सकते हैं। छायावादी काव्य की अभिव्यंजना पद्धति भी नवीनता और ताजगी लिए हुए हैं। उनकी जो अभिव्यंजना पद्धति है वो भी नवीनता और ताजगी लिए हुए हैं। इस काव्य में जीवन के प्रति सूक्ष्म निवृत्त स्थितियों को आकार प्राप्त हुआ है। सूक्ष्म जो वृत्तियां थी, उन वृत्तियों को उभारने का, उन वृत्तियों को परिभाषित करने का कार्य जो किया है वो छायावादी युग ने किया है। छायावादी युग के जो कवि थे
उन कवियों ने अपनी भाषा खड़ी बोली को चुना। छायावादी कवियों ने खड़ी बोली को ही अपनी काव्य की भाषा चुना और इसे और अधिक सूक्ष्म, चित्रात्मक और वक्र बनाया। छायावादी काव्य व्यक्तिनिष्ठ और कल्पना प्रधान है। व्यक्तिनिष्ठ और कल्पना प्रधान है। छायावादी काव्य में प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूति को व्यक्त किया गया है, यानी उन्होंने अनुभूति को व्यक्त किया है। उनकी जो कविताएं थी, उन कविताओं में जैसे आशा, आकुलता, आवेग, तल्लीनता, निराशा, पीड़ा, विषाद, इनका अभिनव और मार्मिक चित्रण है वो उनके काव्य में प्राप्त होता है। ये थी इसकी भावजगत विशेषताएं, भावगत विशेषताएं। और इसकी कलागत विशेषताएं या शैलीगत विशेषताएं है कि इस युग में जो छायावादी युग था, इसमें कोमलकांत पदावली और लाक्षणिकता का चित्रण किया गया है, यानी एक काव्य को लक्ष्य करके लिखा गया है, ईश्वर से जोड़ करके। यानी जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा की जो परिभाषा है उससे ये स्पष्ट होता है कि इस काव्य में लाक्षणिकता का चित्रांकन हुआ है, प्रतीकात्मकता और चित्रात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है, नूतन छंद अलंकार का विधान हुआ। नूतन छंद अलंकार क्या है? नूतन छंद अलंकार का अर्थ है कि जैसे ये जो रीतिकाल था, रीतिकाल में जिन छंदों की, अलंकारों की रचना की गई, उनके लिए विशेष नियम थे। नियमों में बंद करके और उन्होंने अलंकार और छंदों की रचनाएं की थी। लेकिन आधुनिक काल में जिन छंदों की रचनाएं हुई वो मुक्त छंद थे, और मुक्त छंदों में यानी नए छंदों का जो विधान हुआ वो मुक्त छंद अलंकार थे, जिनमें इन काव्यों की रचनाएं की गई थी। अब छायावाद के प्रमुख कवि, छायावाद के प्रमुख कवियों का नाम जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, मक्खनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सभी छायावादी कवि थे। और इसके 4 स्तंभ माने जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। यानी ये जो चारों स्तंभ थे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, ये इसके आधार, इसके स्तंभ माने जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन, जिनको हालावादी कवि भी कहा जाता है। तो इन कवियों का नाम इसके बाद अपन पढ़ेंगे इस युग के प्रमुख कवि। इस युग के प्रमुख कवि, जो पहला कवि जयशंकर प्रसाद, जो कि चतुर्थ स्तंभों में से एक है। 1890 से लेकर के 1937 तक इनका समय रहा। 1890 में जन्म हुआ और 1937 में इनका देहांत हो गया। इनका जन्म जो है, कविवर जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सुंगनी साहू घराने में हुआ था। 8वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात घर पर ही इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन किया था। ब्रज भाषा में लिखने वाले इस महाकवि ने खड़ी बोली को अपने लेखन का माध्यम बनाया। प्रसाद जी कवि होने के साथ साथ एक गंभीर चिंतक भी थे। इनके द्वारा विरचित महाकाव्य कामायनी, जिसमें समाज की दशाओं के साथ साथ शैव दर्शन की अभिव्यक्ति होती है। समाज की दशाओं के साथ साथ शैव दर्शन की अभिव्यक्ति होती है। इनकी रचनाओं में देखिए, मुख्य जो रचनाएं हैं, उर्वशी 1909 में लिखा, प्रेम राज्य 1909 में लिखा, कानन कुसुम 1913 में लिखा, महाराणा का महत्व 1913 में, झरना जो काव्य था उसकी रचना 1918 में की गई, आंसू 1925 में की गई, और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो कि महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ था, वो था कामायनी, जो 1935 में लिखा गया। कामायनी, इस काव्य में 15 सर्ग है, जिसमें जैसे चिंता है, लज्जा है, ईड़ा है, बुद्धि है, इस प्रकार के 15 सर्ग है जो अपने शरीर से संबंधित, अपनी वृत्तियों से संबंधित है। और इस महाकाव्य में बहुत ही सुंदर आध्यात्मिकता का संयोजन किया गया है। सबसे पहले जो इसका एक काव्य था जयशंकर प्रसाद का, झरना,
जिसमें छायावाद के दर्शन होते हैं, वैसे कामायनी या इनके काव्य में सारा काव्य है वो सारबद्ध है, लेकिन छायावादी कवियों ने जैसे नारी की विशेषता का किस प्रकार वर्णन किया है। नारी के बारे में एक जगह कहा गया है कि नारी तो केवल अबला होती है, यानी अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। उसका प्रत्युत्तर देने के लिए छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी कामायनी में लिखा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी की एक विशेषता और भी बताई है उन्होंने, और यानी नारी के समर्पण की भावना। नारी कहती है कि मैं, जो मनु है या मानव है, मनुष्य, इनकी कोई परीक्षा नहीं ले सकती, और वो कहती है मैं जबी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ, बुझलता फंसा कर नर तरु में झूले सी जोंके खाती हूँ। तो बहुत सारे जो रचनाएं हैं, उन सभी रचनाओं में बहुत ही अच्छी अच्छी पंक्तियां इनके काव्य में मिलती है। और इस युग के दूसरे जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 1857 से लेकर के 1962 तक, 1857 में जन्म हुआ, 1857 नहीं है ये 1897 है, यानी 1897 से लेकर के 1962 तक, 1897 से लेकर के 1962 तक है। निराला जी का जन्म है वो पश्चिम बंगाल के मैसादल ग्राम, जिला मेदिनीपुर में बसंत पंचमी को हुआ था 1897 में। और इनका जीवन अनेक अभावों और पीड़ाओं से घिरा रहा, परंतु उन्होंने कभी विपत्ति के सामने झुकना नहीं सीखा। अभावों एवं व्यथाओं से घिरे हुए जीवन में भी साहित्य साधना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। यानी इनके साथ इनके परिवारजनों का विछोह हो जाना, परिवारजनों की मृत्यु हो जाना, इस प्रकार था। तो ये उन परिस्थितियों में भी साहित्य साधना करते थे। अभावों और व्यथाओं से घिरे जीवन में भी साहित्य साधना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। निराला जी को केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं, वरन कवि के रूप में भी उन्हें प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। और 1916 ईस्वी से लेकर के 1958 ईस्वी तक उन्होंने अनवरत काव्य साधना की थी। 1962 में तो फिर वो चल बसे थे, तो 1958 तक उन्होंने अनवरत काव्य साधना की थी, उसमें काव्य साधना में तल्लीन रहे। सर्वप्रथम उन्होंने 1916 में इनकी रचना, जो प्रथम रचना थी जूही की कली, वो प्रकाशित हुई थी। जूही की कली, यानी उस समय लगभग ये 19 साल के थे, उसी समय उनकी जो काव्य कृति है वो जूही की कली प्रकाशित हुई। और निराला जी की रचनाओं में शैव दर्शन का प्रत्यक्ष और गंभीर प्रभाव है। कहीं कहीं रहस्यवादी भावना के दर्शन भी होते हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा काव्य जो है वो संपूर्ण छायावादी काव्य की उत्कृष्ट काव्य कृति है। संपूर्ण छायावादी काव्य की उत्कृष्ट काव्य कृति है। इसमें कवि ने ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष को दिखाया है। इनके द्वारा जो लिखित रचनाएं हैं, वैसे तो बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी थी, लेकिन प्रमुख रचनाओं में जैसे जूही की कली 1916 में, अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, राम की शक्ति पूजा 1936। राम की शक्ति पूजा में से आपके कोर्स में भी एक कविता आई हुई है। उन्होंने अपनी कविता में जन सामान्य को स्थान दिया। जैसे उनकी कविता है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। ये थे निराला जी, जो कि इस युग के महान स्तंभ थे। तीसरे कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ और देहांत है वो 1970 में हुआ।
प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से विख्यात हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत का जन्म उत्तरांचल के जिला अल्मोड़ा में यानी कोसानी ग्राम में हुआ था। उत्तरांचल में कोसानी ग्राम में हुआ था। जन्म के कुछ ही घंटे बाद मां सरस्वती देवी स्वर्ग सिधार गई थी। उनकी मां का नाम सरस्वती देवी था। अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुषमा ने उन्हें बचपन से ही अपनी ओर आकृष्ट किया और मनोरम वातावरण का इनके व्यक्तित्व पर गंभीर प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम जब वो 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी उन्होंने एक कविता लिखकर अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय दिया था। पंत जी ने हिंदी साहित्य को अनेक श्रेष्ठ ग्रंथ भेंट किए हैं और उनकी कविता में आदर्श प्रेम की व्याख्या की गई है। कवि पंत है वो आदर्श प्रेमी रहे हैं। उनकी अनेक कविताओं में प्रकृति प्रेम और आदर्शवादिता संबंध रूप में मुखरित हुआ है। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं वैसे बहुत है, लेकिन उच्छ्वास जो एक संग्रह है कविताओं का वो 1920 में, ग्रंथि 1920 में, वीणा 1927 में, गुंजन 1932 में और गुंजन जो है वो इनका एक अंतिम काव्य संग्रह माना गया है। अंतिम यानी इस युग के 4 कवियों में से 4 कवियों का हमें परिचय पढ़ना था। उनमें से चौथी जो कवित्री है वो महादेवी वर्मा है। इन कवियों को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि इन्हीं के पाठ आपके पुस्तक में है, यानी आपको जो सरयू किताब है उस किताब में इन्हीं पाठों का संयोजन किया गया है। यही पाठ, इन्हीं के पाठ लिए गए हैं, तो क्यों नहीं इनका साहित्यिक परिचय भी याद हो जाए, जिसमें से एक प्रश्न आपके और आता है, तो 16 की जगह आपके 20 अंक कवर हो जाए। महादेवी वर्मा जिनका जन्म है वो 1907 में हुआ था। 1907 में 1907 से लेकर के और 1987 तक ये थे। 1907 में जन्म हुआ और 1987 में इनका देहांत हो गया था। आधुनिक युग की मीरा के रूप में विख्यात महादेवी वर्मा का जन्म गोविंद प्रसाद वर्मा की पत्नी हेमरानी, इनकी मां का नाम हेमरानी देवी की कोख से 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। आर्थिक दृष्टि से संपन्न परिवार में जन्मी महादेवी जी की विधिवत शिक्षा प्रयाग में हुई। इन्होंने संस्कृत व दर्शन शास्त्र में एमए किया। प्रयाग महिला विद्यापीठ में आचार्य भी रही। प्रारंभ में इन्होंने ब्रज भाषा में लिखना शुरू किया और शीघ्र ही खड़ी बोली में लिखने लगी और उसमें इसने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। महादेवी जी के काव्य में विस्मय, जिज्ञासा, व्यथा, आध्यात्मिकता के भाव मिलते हैं। महादेवी के सभी गीतों में अनुभूति और विचार के धरातल पर एकान्विति मिलती है। उनके काव्य की भाषा सहज, सरल, सरस और भावानुकूल है। सहज, सरस, सरल और भावानुकूल है। कवयित्री ने अपने जीवन में अनुभूत, प्रणय और वेदना को कलमबद्ध किया है। अनुभूत, प्रणय और वेदना को कलमबद्ध किया है। उन्होंने जो प्रणय की अनुभूति की और जो वेदना अपने जीवन में उन्हें अनुभव की, उन अनुभूत दृश्यों को ही अपनी कलम से कलमबद्ध करने का प्रयास किया है, जो वर्तमान समय में एक सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में विख्यात है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं और भी बहुत सारे हैं, जैसे पथ के साथी, मेरा परिवार। पथ के साथी उन्होंने जो साहित्यकार उनके संपर्क में आए उनका वर्णन पथ के साथी में है। मेरा परिवार, उसमें उन्होंने उनके जीवन में जैसे नौकर है, जो जानवर हैं उनके जीवन में आए, उनका वर्णन भी है। तो आशा करता हूं कि ये है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को सुनने के पश्चात आप इस इकाई में से पूछे गए
प्रश्नों के उत्तर बहुत ही प्रभावशाली शैली में दे सकेंगे। और अब हम अगला वीडियो जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रयोगवाद। वो क्या, कौन सा पढ़ेंगे? प्रयोगवाद। और वो प्रयोगवाद जो है वो इसका यानी अंतिम, जैसे एक तो था आपने पहला जो है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, और अब हमें पढ़ना है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद को पढ़ने के पश्चात आपके 16 अंक, 16 ही नहीं 16 + 4, 16 + 4 यानी 20 अंक जो है वो आपके पक्के हो जाएंगे। 4 अंक उन्हीं कवियों का चयन करेंगे जो कवि आपकी पुस्तक में है, उन्हीं का परिचय हम देखेंगे, जिससे आपके 4 और 16 20 अंकों के प्रश्न है वो कवर हो जाएंगे। और अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।